इस्तेमाल हुआ, सत्ता बल का इस्तेमाल हुआ केंद्र से, एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, और आज जो अनिल देशमुख जी कह रहे हैं वो इतने सीरियस स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं। उनको जेल में महीनों तक रखा हुआ विदाउट चार्जशीट, विदाउट एविडेंस। और आज जब वो कहते हैं कि मुझे फेक एफिडेविट कह रहे थे साइन करिए, जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, तभी हम आपको रिहा करेंगे। और स्ट्रेट वो आ रहा है देवेंद्र फडणवीस जी के ऑर्डर से, यानी वो एक एक्सपोज करता है कि फडणवीस जी जो दिखाते हैं, वो दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत की जो बात होती है, दिखाते हैं कि वो विजनरी हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, महाराष्ट्र हित की बात करते हैं, वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, अपने पक्ष के हित की बात करते हैं। और वो खुद रिकॉर्ड पे हैं जहां उन्होंने कहा हाँ मैंने ये पार्टियां तोड़ी हैं सरकार में वापस आने के लिए। खुद ऑन रिकॉर्ड हैं जहां कहते थे कि रात रात भर वो जाकर ये नेगोशिएशन करते थे, कहाँ कैसे जाएगा। आज जो सामने आया है वो दिखा रहा है किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है सत्ता में आने के लिए। उनको महाराष्ट्र प्रेम नहीं है, उनको महाराष्ट्र की जनता से प्रेम नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक धर्म रह गया है और सिर्फ एक प्रेम रह गया है, वो है सत्ता में कैसे आना है। और कैसे साम दाम दंड भेद एक बात कही जाती थी, चाणक्य कहते थे, ये लोग जो सस्ते चाणक्य आज बने हुए हैं वो इस तरीके की निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। इस पे पूरी तरीके की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऑपोजिशन में जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि बजट पे बात कीजिए, राजनीति मत कीजिए। नहीं तो ये ठीक बात है कि बजट पे बात होगी, अगर राजनीति और बजट अलग अलग तो है नहीं, सब रिलेटेड है। अब अगर राजनीति नहीं होती तो आंध्र प्रदेश को और बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों मिलता? उत्तर प्रदेश ने लगातार भाजपा को इतनी सारी सीटें जिताकर भेजा है, एक इतिहास रचा है। कभी भी उत्तर प्रदेश से इतनी सारी सीटें एक पार्टी को नहीं गई है। तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश को भी पैकेज मिलना चाहिए था, सेंटर के फंड से उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये राजनीति और बजट जो कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग बातें हैं, तो कहीं ना कहीं गलत बात है। नारा लगाना है, विकास पर बोला चाहे दलित महिला को, उसको तो अपमान हुआ दलित महिला का, अपमान किए बैठे, कोई कुछ नहीं जानती है। हम ले आने वाला हम ही हैं, तो कौन मतलब ले आने? अरे मैडम जब बोल रही है महिला का आरक्षण हम लोग की सरकार था जब मिला था पहली बार, हम लोग बहाली भी करते थे, हाई कोर्ट से ये लोग रोक लगवा देता था। आप लोग टीचर के बहाली होता देखा ना, हाई कोर्ट से जाकर रोक लगवाए, चिट्ठी मत बटवाइए। सब गंदा काम तो ये लोग करता है बीजेपी जदयू वाला। महिलाओं का अपमान हम क्या बोले थे, जी न्यूज वाला डिबेट कर दिया, क्या बोले थे? कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह के बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है, बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी? महिला का अपमान नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं, और सर्टिफिकेट दे तो ले आकर दे सर्टिफिकेट, उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है। हम मान सम्मान करते हैं महिला, उनको माफी मांगना चाहिए ललन जी का। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करे। रात को कल 12:30-1 बजे के करीब अंजनी महादेव के आसपास क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से सडनली बहुत वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया पागल नाले के थ्रू, और वो ब्यास में आगे मर्ज हो गया। इसमें काफी डैमेज हुआ है, 3 घर ऑलमोस्ट वॉश्ड आउट है, और 1-2 घरों को और प्रोजेक्ट को और भी डैमेज हुआ। ये जो लोग हैं इनको टेम्पररी हाउस किया जा रहा है वहाँ के स्कूल में, और साथ ही और भी सारा डैमेज इसका असेस किया जा रहा है अभी है, बट वो थोड़ी देर में नॉर्मलाइज होने की एक्सपेक्टेशन है। जो सोलंग के थ्रू हमारा टनल का रास्ता है वो कल के इस वाकया की वजह से अभी बंद है, और बीआरओ के हिसाब से इसे ठीक करने में 2 से 3 दिन कम से कम लगेंगे। तो सारा ट्रैफिक ऊपर रोहतांग पास से डाइवर्ट किया जा रहा है वेदर अलॉइंग, और इसमें क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज को हम प्रायोरिटी देंगे और टूरिस्ट व्हीकल्स को अभी के लिए रोका जाएगा, क्योंकि यही रोड 2 वे चलेगी। है 10 से 20% ही ऑक्यूपेंसी है, जो एक एस्टिमेट है, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है, बट अब रोहतांग के लिए उसको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 वे वॉल्यूम एसेंशियल सर्विसेज का चलाना है। ठीक है ना।
तहसीलदार मौके पे है और वो उनके कर रहे हैं आगे की कार्रवाई राहत के लिए। Abhishek Banerjee needs to answer the money which has been already given to West Bengal government. It has been stolen. How many FIRs has been done? The people who has done corruption with the 100 days work and with PM Awas Yojana's money, how many FIRs have been done? 25 lakhs, these fake job cards have been issued. Has there been any punishment? Has there been any money recovery? So what do you think, Mr. Abhishek Banerjee? You will take money from the central government like any other state, but you will not give accounts. This is not done. So first, you give accounts and then we will definitely give a white paper as to how much money has been given. But first, you need to give accounts. आपको जायजा ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत पहले से ही काफ़ी दिनों पहले से ही हमारी कावड़ियों को लेके व्यवस्था शुरू हो गई थी। हमने इसके उपलक्ष्य में यूपी पुलिस के काफ़ी सारे जैसे कि मेरठ पुलिस, हापुड़ पुलिस, गाजियाबाद पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी। उनके साथ बैठ के पूरा रूट वगैरह डिसाइड किया था जो कि कावड़ियों के लिए असाइन हुआ है। उसके अलावा दिल्ली में भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस हो गई, डीएम ऑफिस हो गया, एमसीडी, डीडीए वगैरह हो गए, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी। और पिछले सालों में जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स आए हैं, जो कावड़ लोग फेस करते हैं, कावड़ लाने में लोग फेस करते हैं, उन सब का पहले से ही कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। अभी भी जब कावड़ियों की मूवमेंट शुरू हो गई है तो आप देखेंगे कि पूरे रूट पे और हर कैंप पे पुलिस का बंदोबस्त अच्छा है एंड सीसीटीवीज, ड्रोन्स वगैरह की मदद से भी हम इनकी मूवमेंट के ऊपर सर्वेलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, टोटली कावड़ कैंप कितने होंगे, सरकारी और प्राइवेट? जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 16 सरकारी कैंप हैं और टोटल कैंप्स 24 हैं। तो उन्होंने ये बात कहा है कि महिलाओं को आज जो सदन में वो आके बोल रही हैं वो अधिकार हमने दिया है। तो आप वो जो हाय हाय करी थी उसमें वो कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको अधिकार तो ये सरकार ने दिए। तो हम मानते हैं कि उनका कहने का ये तात्पर्य था कि जो महिलाओं का आज आवाज़ सदन में गूंज रहा है, वो संसद हो या वो विधानसभा हो, वो नीतीश कुमार जी की वजह से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से के वजह से और एनडीए की सरकार के वजह से, जिस तरह से उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दे करके या फिर सरकारी नौकरी में आरक्षण दे करके महिलाओं को आगे रखा है। उनकी साइकिल योजना कई देशों ने अडॉप्ट की थी कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, उनके लिए अलग अलग योजनाएं बना के उनको सशक्त करने का काम किया है। तो वो वही सदन में बोल रहे थे। तेजस्वी जी का कहना है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार-बार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। नहीं, उनको अगर कोई दिक्कत है तो उनको विधानसभा में बैठ के बोलना चाहिए ना। वो क्यों विधानसभा से गायब रहते, कोई क्यों मुद्दे पे वो चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? उनका विपक्ष हर इंपॉर्टेंट चीज़ पे, हर गंभीर मुद्दे पे वॉकआउट कर जाता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप विधानसभा में बैठ के बोलिए उसको। संसद में वो बात सुनना नहीं चाहते। संसद और प्रजातंत्र और संविधान का अपमान और संवैधानिक मर्यादाओं को हर रोज रोंदने का काम मोदी सरकार करती है और सवाल हमसे पूछती है। एक हिंदी की कहावत है, छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। जो लोग संविधान और प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे रौंदते हैं, वो संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे? नीति आयोग का भी जो प्रश्न है, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किसने किया? मोदी जी ने। प्लानिंग कमीशन के अख्तियार किसने छीने? मोदी जी ने। नीति आयोग के माध्यम से खेती विरोधी 3 काले कानून कौन लेकर आया? मोदी जी। हर वो जो उल्टा फैसला उन्हें करवाना होता है वो नीति आयोग से रिकमेंड करवा लेते हैं, पर उन्हें अख्तियार तो अब कोई नहीं बचा। एक फूटी कौड़ी वो किसी प्रांत को दे नहीं सकते, क्योंकि सारे अख्तियार तो प्रधानमंत्री और सरकार ने अपने पास रख लिए हैं। इसलिए मुझे बताइए, आज जब बजट जो है वो कुर्सी बचाओ, साथी पटाओ और बदला लेते जाओ बजट बन गया है, तो ऐसे में सरकार को सच का आईना तो दिखाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है उसका नाम क्यों काट दिया? महाराष्ट्र और हरियाणा हारते ही उन दोनों प्रांतों का नाम क्यों काट दिया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, इनके नाम बजट से क्यों काट दिए? राजस्थान का नाम क्यों काटा गया? इसी तरह से वो छत्तीसगढ़ हो,
मध्य प्रदेश हो वो तो भाजपा शासित प्रदेश है, वो झारखंड हो, उनके नाम क्यों काट दिए गए? केवल इसलिए कि प्रतिशोध की आग की ज्वाला में भाजपा धधक रही है। जहां जहां वो चुनाव हारते हैं उन प्रांत के लोगों से बदला लेते हैं, हम लोगों की आवाज उठाते हैं, वो लोगों के अधिकार छीनते हैं। रिजू का कहना है कि अपोजिशन जो है बजट पे डिसीजन न करके बाकी चीजों पर कर रही है। मोदी जी को मैंडेट मिला हुआ, उस मैंडेट का इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? बजट पर डिसीजन करें। बजट पर कुछ बोलने के लिए हो तब न, अपने ही बजट को ये देख लें। 19 का बजट, चीजों की बजट घटती हुई, ओबीसी को इन्होंने समाप्त कर दिया, ST/SC को समाप्त कर दिया, उसके आरक्षण को समाप्त कर दिया, उसके एजुकेशन ग्रोथ को समाप्त कर दिया। एजुकेशन पर मतलब कुछ है ही नहीं बजट में। क्या है? 3% पर किसान के की इकोनॉमी आप ला दिए हैं, कहाँ 5 था। तो बजट पर क्या है? हेल्थ के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब हेल्थ के लिए नहीं है, जब मनरेगा के लिए नहीं है, जब एजुकेशन के लिए नहीं है, ओबीसी ST/SC के लिए कुछ नहीं है, तो बजट पर क्या चर्चा करेंगे? तो यही ना, बजट पर जो आप नहीं करेंगे तो आपकी आलोचना होगी। मैंडेट मिलने का स्वस्थ आलोचना तो होनी ही चाहिए और सुनने की भी आदत रखनी चाहिए। जब आप 50 साल पुरानी बात करते हैं और आप गाली गलौज करते हैं और मजे में आप सदन में आप विपक्ष को आप बिल्कुल मजाक बनाते हैं, तो आप क्यों डरते हैं? आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकिएगा। हमाम में तो सब नंगे हैं ना हो। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तो इस सदन में टिट फॉर टैट जैसे को तैसा आप इस सदन को अगले वाला सदन आप समझ लिए हैं। आप नहीं समझिए ना, इसको आप मान के चलिए। मजबूत, परिपक्व, शालीन, संघर्षशील विपक्ष के लिए देश ने मैंडेट दिया है। आपको मैंडेट नहीं दिया, आपने जबरदस्ती मैंडेट लिया है। आपको शायद मौका नहीं मिला है, तो क्या मुद्दा है आपका? देखिए, पिछले 3 दिन से हमने 0 आवर्स में हमने नोटिस लगाया था, पर हमें मौका वहां मिला नहीं अपनी बात रखने का। पर मेरा जो मुद्दा था वो था कि अमृतसर के एयरपोर्ट को बड़ा किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे पंजाबी जो हैं वो अमृतसर से, क्योंकि फ़्लाइटें बहुत कम हैं, स्पेशली कनाडा या फिर अमेरिका की बात करें तो कोई फ़्लाइट नहीं है, तो उन सारे जो हमारे पंजाबी हैं उनको पहले दिल्ली आना पड़ता है, वहाँ पेट्रोल का खर्चा लगता है, दिल्ली आके फिर होटल का खर्चा लगता है, और यहाँ से जब आप चले भी जाते हो वहाँ पे तो किसी को लेकिन अगर वापस आना होता है तो फिर उतना ही समय वापस आने में भी लगता है। जो कई बार तो हमने देखा है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने दुख सुख में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो एक तो टर्मिनल को बड़ा किया जाए अमृतसर के, और साथ ही साथ जो फ्लाइटें हैं जो कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए या और भी कई देशों के लिए वहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। अभी हाल फिलहाल में जो समझौता हुआ था कनाडा और भारत का कि जिसमें बहुत सारी फ्लाइटें चलाई जाएंगी, उसमें अमृतसर का कहीं नाम नहीं था, और तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं पंजाबी लोग वो कनाडा में बसे हुए हैं। तो जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सुविधा होगी पूरे पंजाब के लिए अगर उस टर्मिनल को बड़ा किया जाए और साथ ही साथ फ्लाइट्स वहां पे से शुरू की जाए। देखो, आज एक एक्स सीएम हो जो वो बिल्कुल ही एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है? किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी एनएसए किसानों पे लगा हुआ है, और एनएसए किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। इन्होंने यहां पे कहा किसानों के ऊपर एनएसए लगा है, जो बिल्कुल ही गलत बात और देश को और पंजाब को तोड़ने की आज बात एक एक्स सीएम ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी सामने बैठ के ये बात बुलवा रहे थे भी किसानों के ऊपर एनएसए लगा है। और जब हमने कहा भी अब फ्लोर के ऊपर ये आप एविडेंस लाओ, इसे दिखाओ भी कौन से नाम दो, कौन से 4 किसान है जिनके ऊपर एनएसए लगा है, तो फिर बिल्कुल बैकफुट पे कोई उनके पास जवाब नहीं था और सारी कांग्रेस पार्टी उनके कारण आज और इंडिया अलायंस जो है वो भी शर्मसार और शर्मिंदा हुई। लेकर की उनकी अभिव्यक्ति को खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र ने उन्हें चुना है,
क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहर कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती उन पर एनएमएसए लगाकर उनको जेल में भेजा गया। ये खालिस्तानियों का समर्थन, संप्रभुता पे हमला है। कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ दिया है उन्होंने, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? चरणजीत सिंह चन्नी ने देखो, मैं वास्तव में मैंने पूरा बयान कोई उनका सुना नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक चुने हुए व्यक्ति को जिस प्रकार की सुख सुविधाएं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मिलना चाहिए वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे अमृतपाल है, चाहे कोई और है। और कानून तोड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, बीट एनीबॉडी, चाहे वो चुना हुआ है चाहे नहीं। तो मेरा पहले दिन से एक ही फैसला है, कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन देश के संविधान के मुताबिक किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो वही I can confirm that we have received a diplomatic note, a communication from the Bangladeshi side protesting the comments made by Chief Minister of West Bengal. It is essentially on the lines that you would have seen in the reports that have come out today. Again, I would like to underline that under the 7th schedule, List 1, Union List, Item 10 of our Constitution, the conduct of foreign affairs and all matters which bring the Union into relation with any foreign country are the sole prerogative of the Union government. हम तो क्या कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब हम बजट पे भाषण देंगे तो जितनी भी क्रिटिक्स है हमारी तरफ से, कि हम उनको बताना चाहिए जनता को और पार्लियामेंट को और मंत्री को, ताकि मंत्री जवाब दे दे। जैसे कल मैंने पूछा कि आप स्वास्थ्य के बारे में क्या किए और क्या नहीं किए, एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, क्योंकि ये दोनों मिनिस्ट्रीज के बजट कम हो चुके हैं। और क्यों? ये तो बजट की बात है, राजनीति की बात नहीं है। ठीक है, राजनीति भी किए हम, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि 2 राज्यों को बहुत फेवरेट ट्रीटमेंट दे चुके हैं सरकार ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये 2 उनके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं कि ये लोग जरा संतुष्ट रहें ताकि सरकार आगे बढ़े। ठीक है, ये तो राजनीति ऐसे ही होते हैं हमारे देश में, लेकिन इसको दिखाना और इसके बारे में बोलना तो हमारे भी फर्ज है। लेकिन इसमें राय बट रही है सर। आप कहते हैं बिहार को दे दिया और बिहार के जो आरजेडी के सांसद है वो कहते हैं कुछ नहीं दिया, तो फिर आखिरकार इंडिया अलायंस है कहाँ? देखिए, मैं आपको कहूंगा कि बिहार को जितने मिले हैं, अगर मेरे राज्य मिले तो हम बहुत खुश होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक उदाहरण ले लीजिए कि बिहार के हाईवेज के लिए 26,000 करोड़, यार छोटी सी मामूली सी बात हो रही है। ये अच्छी बात है बिहारियों के लिए, मैं खुश हूं उनके लिए, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि जो बिहार खुश होंगे, लेकिन दूसरे आप कर्नाटक को देखिए, कांग्रेस सरकार ने मांगा था कि बेंगलोर के जो हाईवेज है और टनल्स जो है, रोड टनल्स जो है, उनके लिए वे पैसे चाहते थे, कुछ नहीं मिला। तो आप देखिए कि जब एक राज्य को 26,000 मिल रहा है करोड़ और दूसरे में कुछ नहीं मिल रहे, तो लोग को पूछने के लिए तो हक है ना। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, बजट में दूसरे बहुत बहुत महत्वपूर्ण ओमिशंस हैं। आपको मालूम है कि मनरेगा का नाम जिक्र भी नहीं किया, और ऐसे बहुत बहुत सारे विषय हैं। मैं तो करीब 20-25 विषय को उठा के मेरे 22 मिनट में मेरे भाषण में बोला। तो अगर मंत्री सोचते हैं कि ये सिर्फ राजनीति है, तब तो वो सुना नहीं है मेरा भाषण। क्या है ये? नहीं, पूर्णिया, भागलपुर और बिहार में जो एयरपोर्ट लगातार, पटना कब बनेगा कब नहीं बनेगा, आज तक कुछ समझ में नहीं आया। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में कई बार अमित शाह जी भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार जिक्र कर दिए, यहाँ तक कह दिए कि प्लेन चालू हो गया। और अभी भी राज्य सरकार के द्वारा 15 एकड़ जमीन को लेकर की बाध्यता जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो मुआवजा मिलनी चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, और लगातार लेंदी प्रोसेस होता जा रहा है। भागलपुर की चिर परिचित मांग भी यही है। तो मैंने आज माननीय मंत्री महोदय से पूछा कि कब तक शिलान्यास की उम्मीद है, और कब तक, क्या आप 1 से 2 सालों के अंदर क्या पूर्णिया एयरपोर्ट पर विमानपत्तन का चालू हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में हम शिलान्यास भी करेंगे और बहुत जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण
वो चालू कर देंगे। तो जो बात चालू कर देंगे, सालों सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन ढाक के तीन पात है। वही हाल दरभंगा का भी है। दरभंगा में इतने ज्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं, न एयरपोर्ट की सुविधा, न किसी नागरिक को सुविधा। तो बिहार के प्रति इतना नाइंसाफी क्यों? सभी जगह आप एयरपोर्ट दे रहे हैं और बिहार में आप जो एयरपोर्ट है उस पर भी आपके कोई ध्यान नहीं है। ये पटना को लेकर के नहीं है, बगल में जो हमारा नया एयरपोर्ट बनने का था उस मुद्दों को लेकर के नहीं है। तो फिर एक गंभीर विषय है। इसलिए पूर्णिया एयरपोर्ट उस कोसी, सीमांचल, भागलपुर, खगड़िया, मिथिलांचल की प्रमुख मांग है, इसलिए इसको अविलंब चालू करना ही होगा। You see, Bihar and Andhra Pradesh getting special funds is good. Biju Janata Dal does not grudge them that. We don't. But we are asking a very simple question. What wrong have the people of Odisha done to deserve this kind of a betrayal by the BJP to the people of Odisha? The people of Odisha in this election, if you see the 2024 elections, out of the 21 Lok Sabha seats in Odisha, they elected 20 BJP MPs and sent them to Delhi. They would have at least hoped that something good would come of it. They would have been shocked to see the kind of betrayal that BJP did with the people of Odisha. We don't disagree that yes, Bihar and Andhra Pradesh have special needs, but so does Odisha. If you see our Honorable Party President, Leader of the Opposition in the Odisha Vidhan Sabha today, and former Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, has always demanded that Odisha be provided special category status. It's very unfortunate that while the BJP continues to help the other two states, not providing special category but with special funds, what wrong has the people of Odisha done that you're not providing them special category or any special funds? That goes against the federal structure. That shows that the BJP in Delhi is more intent and interested of running the government on the hands of their two allies who come from Bihar and Andhra Pradesh, and therefore Odisha does not matter to them. I think this is a telling signal to the people of Odisha to see that when you do support out of 21 Lok Sabha MPs, you send 20 of them for the BJP. The BJP still betrays the people of Odisha. I think the betrayal couldn't have been more stark. पहली बात तो कोई सरकार किसी की भी स्वतंत्रता को नहीं दबा रही, और मैं बार बार इस बात को हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट ये लोगों का कोई हक ही नहीं है किसी की भी स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करने का। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इमरजेंसी लागू कर सबकी आवाजों को दबाने का काम किया था, देश को बंदी बनाने का इन लोगों ने काम किया था। हैविंग सेड दैट, ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी सोच का कोई समर्थन करे मुझे नहीं लगता। ऐसे में जीतकर वो आए हैं, सदन का वो हिस्सा है, अपनी बातों को रखें, बट हाँ, देश हित पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी या देशवासियों के हितों पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी तो उस पर ये सरकार कभी खामोश नहीं रहेगी। इंडिया ब्लॉक states chief minister will not be certainly now the picture is very clear that after the union budget India alliance parties are very much agitated because the government had done injustice to the states, most of the states where India alliance is ruling, clear discrimination. Therefore we are not going to participate. But sir, is it a surety given by the party like TMC and JMM that they will not be going to the India? I think that Mamata ji will also not attend. That's what my understanding. And sir, what about state of Maharashtra, sir? Because जेल भेज दिया गया, इतने लोगों ने उनको वोट देकर जबकि चुना है। ये तो कोर्ट में है मामला और गंभीर स्वरूप का आरोप है उनके ऊपर। ऐसे पार्लियामेंट में बात करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में किस किस का कैसे उन्होंने छीना था, ये सब अभी सबके सामने है।
देश के सामने है, दुनिया के सामने है। सर कह रहे कि सरकार जो है वो आपातकाल की स्थिति लेकर आ रही है। कौन आपातकाल का, वो तो आपातकाल में वो नहीं थे, इसीलिए उनको आपातकाल क्या होता है पता नहीं है। इधर तो डे इन एंड डे आउट सरकार को के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। जितना प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं सदन में बाहर, इतना तो आपातकाल में कर सकते थे क्या इंदिरा जी के बारे में? मध्य रेलवे की अगर बात की जाए तो जो बारिश रात से ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, उसके कारण कई सारी जगहों पे जो लोको पायलट्स है उनको स्पीड अपनी कम करनी पड़ी। होता ये है कि जब बारिश ज़्यादा होती है और तेज़ हवाओं के साथ होती है तो उस वक्त पे जो विजिबिलिटी है, जो दिखाई देता है, दृश्यता जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी कम हो जाती है। नॉर्मली ये एक्सपेक्ट होता है कि कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर से उसको सिग्नल दिखाई देना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली वो अपनी गाड़ी की स्पीड नियंत्रित करता है या गाड़ी की स्पीड मेंटेन करता है। मेल एक्सप्रेस के लिए ये स्पीड 110 या 130 kmph है और जो लोकल ट्रेन चलती हैं उनके लिए 95 kmph या डिपेंडिंग अपॉन सेक्शनल स्पीड है। किंतु दृश्यता जब कम हो जाती है, विजिबिलिटी जब कम हो जाती है, चाहे ज़्यादा बारिश की वजह से हो या जब थोड़ा सा फॉग आता है या तेज़ हवाएं चलती हैं, तो दृश्यता कम हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके चलते वो उतनी पूरी स्पीड के ऊपर गाड़ी चला नहीं पाता है। और जब वो स्पीड कम कर लेता है तो अल्टीमेटली वो ओवरऑल जो सेक्शन की पंक्चुअलिटी है या समय पालन है सारी मेल एक्सप्रेस का, उनको अफेक्ट करता है। इसके चलते रिड्यूस स्पीड के साथ गाड़ियां चलती हैं। मध्य रेलवे की अगर बात करें तो दोपहर तक करीब करीब हम लोगों की जो लोकल सबर्बन सेवाएं हैं वो सभी सेक्शन में चल रही थी, किंतु वो रिड्यूस स्पीड के साथ में या स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के साथ में चल रही थी, जिसके चलते करीब 60 के करीब सेवाएं जो है वो निरस्त करनी पड़ी थी अपने को। और इसके अलावा सुबह 9:42 पे पनवेल से लेके करजत का जो सेक्शन है उस सेक्शन में पानी के ज़्यादा भराव के कारण उस सेक्शन की ट्रैफिक सस्पेंड कर दी गई थी, जिसके चलते प्रगति एक्सप्रेस जो पूना से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए चलती है, इसके रूट में परिवर्तन किया गया था। ये आज करजत से पनवेल, पनवेल से फिर ठाणा जाने के बजाय करजत से कल्याण की तरफ ले जानी पड़ी और कल्याण से फिर ठाणा, और बाकी तो इस एक्सप्रेस ने आज पनवेल का जो स्टॉपेज है, अपना शेड्यूल स्टॉपेज है, वो स्किप किया था। इसके अलावा आज शाम की गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो डेक्कन एक्सप्रेस जो 17:20 को निकलती है और 16:35 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकलने वाली प्रगति एक्सप्रेस, इन 2 गाड़ियों को भी कैंसिल किया गया है, निरस्त किया गया है। और इनके साथ साथ में ही इनकी जो करस्पॉन्डिंग ट्रेन्स हैं जो पूना से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए कल आने वाली हैं, उनको भी निरस्त किया गया है। इसके अलावा कोई मेजर इम्पैक्ट ट्रैफिक पे नहीं रहा। इतनी बारिश के बावजूद भी जो लोकल ट्रेनें हैं वो लगातार चलती रही। काफ़ी सारे यात्रियों ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि काफ़ी जगह पे थोड़ा बहुत जलभराव होने के बावजूद भी जो लोकल ट्रेनें हैं वो मध्य रेलवे की लोकल ट्रेनें की बात करें तो करीब 20 से 25 मिनट देरी से, अपने समय के 20 से 25 मिनट देरी से चल रही थी। और साथ ही साथ में हमें जिस तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने और केडीएमसी ने और एमसीजीएम ने लोगों को ये हिदायत दी थी कि कृपया आपका रेड अलर्ट होने के कारण आप कम से कम घर से बाहर निकले या अत्यंत आवश्यक काम हो तभी बाहर निकले, इसको भी ध्यान दिया है। इसी के साथ साथ में स्वयं जनरल मैनेजर सर और डीआरएम सर ये सभी भी कंटिन्यूअसली डिफरेंट नदियों की जो पानी का स्तर है, नदियों का पानी का स्तर है, उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं, चाहे वो वांगनी का हो, क्योंकि वहाँ पे उल्लास रिवर का जो है, उल्लास नदी का जो है पानी का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। इसी के साथ में पंचगंगा रिवर हो, चाहे मीठी रिवर हो, इन सारी रिवर्स के ऊपर लगातार नज़र बनाए रखी गई है। जैसे ही कहीं पे कुछ दिक्कत होगी तो वहाँ का जो ट्रैफिक है उसको सस्पेंड किया जाएगा या सेफ्टी को देख के जो आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो दिए जाएंगे। जैसे उल्लास रिवर के पास में वांगनी और बदलापुर के दरमियान
कंटिन्यूअसली मैन पावर डिप्लॉय की गई है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि लगातार वहाँ की स्थिति के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और उस स्थिति की जानकारी जो है वो कंट्रोल के साथ साझा कर रहे हैं, जिसके चलते अप्रोप्रिएट जो भी एक्शन उसके ऊपर है या उस जानकारी का जो भी इस्तेमाल करके कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन करना है, एडिशनल कॉशन ऑर्डर की वहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए मध्य रेलवे तैयार है। ही हम लोगों को पता था कि भाजपा या एनडीए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी और जेडीयू भी जो थी वो नौटंकी कर रही है, वो भी जानते हैं। लेकिन एक मामूली सा संशोधन करके बिहार जैसे और भी गरीब राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। कई बड़े बड़े संशोधन पहले भी हुए हैं। इस वजह से हम लोग की पुरानी मांग है, आप लोग जानते हैं जब बिहार बटा था, झारखंड अलग हुआ था, तभी हमारी माता श्रीमती राबड़ी देवी जी ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी से ये मांग की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है बिहार के लोगों को, और इस बार हम सब लोग जो है, मुख्यमंत्री तो कहते थे आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, अब एक शब्द भी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे। और आप जान रहे हैं अगर नीतीश कुमार चाहें तो इस हैसियत रखते हैं अभी, क्योंकि उनके बदौलत सरकार है। अगर आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा तो आपका क्या काम है वहाँ? कहा जा रहा है ये सिर्फ डोडा में नहीं है, पूरे जुमा सुबह जम्मू में, बल्कि अगर देखेंगे तो रजौरी पुंछ में 2 साल से चल रहा है। और अभी 1-2 महीने से, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, चाहे वो डोडा हो, चिनाब वैली के दूसरे हिस्से हों, उन तमाम जगहों पे होता है। और अभी 1-2 दिन से तो अभी कश्मीर में भी शुरू हो गया, जैसे कल ही हुआ था, और कुछ दिन पहले भी, 1 हफ्ता पहले कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो ये अचानक मिलिटेंसी का गुज़श्ता 2-3 महीनों से होना, ये भी एक अजीब बात है। और इससे हमको परेशान होने की भी जरूरत है कि उनके बड़े अरसे के बाद, कई मुद्दत के बाद, कई सालों के बाद मिलिटेंसी से एक राहत मिली थी पूरी रियासत को, और जिसकी वजह से टूरिज्म दोबारा बहाल हो गया था। टूरिस्ट अब दूर दराज इलाकों में जाना शुरू हो गए थे। तो इस बढ़ती हुई मिलिटेंसी से हमारा फिर दोबारा नुकसान होगा। इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मेरी जो इतला है तो सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि मिलिटेंट्स एक्टिव नहीं है, हम एक्टिव हैं, क्योंकि जो छुपे हुए थे अब उनको जंगलों से हम निकाल के मार रहे हैं। तो जाहिर है जो छुपे हैं तो वो पोशीदा जगहों पे बहुत अरसे से छुपे हैं, तो फौज जब जाती है तो उन छुपी ही जगह का पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये हकीकत है जैसा गवर्नमेंट का कहना है कि हम बिल्कुल जंगल भी, पहले हमने शहर साफ किए, गांव साफ किए, अब हम जंगलात में जहां ये छुपे हैं वहां भी साफ कर रहे हैं मिलिटेंट्स को, तो फिर ये एक खुशामदीद चीज है। जाहिर है उसमें कुछ नुकसान होगा फौज का, पुलिस का, आर्मी का, लेकिन अगर उससे ये साफ हो जाती है मिलिटेंसी हमेशा के लिए, क्योंकि मिलिटेंसी का खत्म होना हमारी रियासती अवाम के लिए, रियासती फरोग के लिए, रियासती टूरिज्म के लिए, रियासती डेवलपमेंट के लिए और रियासती अवाम के लिए, क्योंकि जो मरे जाते हैं वो भी तो हमारे भाई बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को, बेटियों को मारते हैं। और जितनी मिलिटेंसी रहती है उतनी हमारी बेकारी और बेरोजगारी बढ़ती है, और बाहर से कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं आता है, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं आता है। इसलिए जो कदम सरकार वो उठा रही है मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, उसमें तो एक अच्छा कदम है, वो रियासत की बहबूदी के लिए। अब पड़ोसी मुल्क उसको समझना चाहिए कि इस वक्त उनकी ताकत हिंदुस्तान के मुकाबले में 0 है।
पाकिस्तान जब मजबूत था उसके बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसके बाद भी हर लड़ाई पाकिस्तान हार गया। और आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान सबसे कमजोर है, सियासी तौर पर भी, पॉलिटिकली भी, आपसी लड़ाई में भी, लीडरशिप की लड़ाई में भी। जीतता एक पार्टी है और हुकूमत दूसरी पार्टी बनाती है। और इक्तिसादी पॉलिसी, किस तरह से कुछ महीने पहले तक लड़ाई होती थी, दूध पर लड़ाई, खाने पर लड़ाई, चावल पर लड़ाई, चीनी पे लड़ाई। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क की तरफ ध्यान दे, मुल्क के लोगों की तरफ ध्यान दे, मुल्क की माशी हालात की तरफ ध्यान दे। उनके वहां ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा तेल पैदा हो, दूध पैदा हो। लोगों की बहबूदी के लिए सोचना चाहिए, बजाय कि इधर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट भेजने से हमारा भी नुकसान, कश्मीर का, और अपना भी नुकसान करते हैं। हम उन वीर जवानों के शौर्य को और उनके बलिदान को भी हम हमेशा याद करते हैं। कारगिल का युद्ध एक विशेष परिस्थिति का युद्ध था। पाकिस्तान ने कोई सीधे तरीके से अटैक नहीं किया था। पाकिस्तान चोरों की तरह चुपके चुपके आकर के उन्होंने कारगिल पर अड्डा जमाया था। और जिस हमारे लेफ्टिनेंट कालिया की बात कर रहे थे, अभी बत्रा जी की बात कर रहे थे, हमारे उन शहीदों की बात कर रहे थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी। उनको जब हम याद करते हैं तो उसमें हमको विशेष बात इस बात को याद करने की है कि कारगिल विपरीत परिस्थिति में हमारे नौजवानों ने, हमारे फौज के जवानों ने लड़ाई लड़ी थी। दुश्मन कारगिल की चोटी पर था, दुश्मन स्ट्रेटेजिक के स्थान पर था और भारत के वीर जवानों को नीचे से पहाड़ चढ़ करके उस चोटी पर कब्जा करना था। यह बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने चोरी चोरी चुपके चुपके आकर कारगिल की चोटी पर स्ट्रेटेजिक स्थान को स्थापित कर लिया था। लेकिन हमारे वीर जवानों ने हार नहीं मानी, रुके नहीं, लगातार योजनाबद्ध तरीके से भारत की फौज ने यह लड़ाई लड़ी और इसी लड़ाई के कारण 26 तारीख को फिर से वहां पर तिरंगा फहराया, आज से 25 साल पहले, और भारत को, हमारे वीर सैनिकों ने इस काम को पूरा किया। बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन इसका पहला संकल्प है, याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, बेटा, भाई बाहर गया है मजदूरी करने, जितना लोग यहाँ मजदूर बन के बैठे हुए हैं काम के बिना, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे का पढ़ाई का जिम्मा, पूरा जिम्मा, उसका कपड़ा, खाना, पढ़ाई का पूरा जिम्मा सरकार उठाएगी, जनता का सरकार उठाएगी। और तीसरा और अंतिम संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितना महिला पुरुष यहाँ हैं, ये नीतीश कुमार
आपको 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। बिहार सरकार के खजाना में हर साल आपका पैसा जमा होता है 2.5 लाख करोड़ रुपया, और 2.5 लाख करोड़ में से आपको दे रहा है 400 रुपया। तो ये जन स्वराज का संकल्प है कि जब ये जनता का राज बनेगा तो पहले महीना से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए